प्रणाम। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णीष्ट मंदिर में। आज जी हम कृष्ण दिवस मना रहे हैं, 28 फरवरी को जो ये मनाया जाता है। जी और अश्विनी जी, आप क्योंकि समय के जनक, फादर ऑफ टाइम कहलाते हैं, तो निश्चित रूप से इस विषय में बातचीत करने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। तो आपसे आज हम ये जानना चाहते हैं कि माइथोलॉजी हाल फिलहाल में ही भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में माइथोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया है। हम लोग रामलला के बारे में जानना चाहते हैं, हम लोग महाकुंभ को समझना चाहते हैं, हम लोग भारतीय सभ्यता को समझना चाहते हैं, भारत के देवी देवताओं के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस सारे जी विषय जिसे माइथोलॉजी नाम के एक सब्जेक्ट में रखा गया है, क्या वाकई में है? क्या इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी है? क्या कोई टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी एग्जिस्ट भी करती है? आप क्योंकि खुद एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं और उसके बाद आप समय पर काम करते हैं, उसके बाद आप स्पिरिचुअलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स पर अपने विचार रखते हैं, तो आप क्या समझते हैं माइथोलॉजी क्या है? माइथोलॉजी क्या हमारे लिए वाकई में जरूरी है, या मात्र एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है माइथोलॉजी हमारे लिए? जी देखिए, ऐसा है कि समझने की बात यह है कि माइथोलॉजी शब्द को समझो। एम माइथोलॉजी मिथ से बना है, मिथ की लैंग्वेज। लॉजी मीन्स एक्चुअली लैंग्वेज, और मिथ मीन्स पता नहीं है कि नहीं है, डाउटफुल, कंफ्यूजन। उसके बारे वो दिखता तो है पर है या नहीं है, वो वैलिडिटी नहीं है, उसकी कुछ वैलिडेशन नहीं है। और अगर वो है भी तो उसका हमें आज के कंटेक्स्ट में क्या फायदा है? बिल्कुल। मेनली जो खाली अगर माइथोलॉजी शब्द की बात करें तो इट इज नथिंग बट ए मिथ। एक शब्द है, मिथ का मतलब है जो पता नहीं है क्या है। अब ये पता नहीं मेरे को किससे बना है। हिंदी में एक शब्द होता है मिथ्या, और मिथ्या का मतलब होता है झूठ, और एक शब्द होता है असत्य, एक शब्द होता है सत्य। तो असत्य और मिथ्या में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है इसके लिए। और सत्य, असत्य और मिथ्या को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम माइथोलॉजी में अटके रह जाएंगे, हम टेक्नोलॉजी में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो सत्य है, और जो ये है, क्या कहते हैं इसको, मिथ जो है वो मिथ्या है। मिथ्या से मिथ बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मिथ शब्द जो है मिथ्या से आया है, और मिथ्या का मतलब होता है झूठ। और झूठ है तो फिर वो है कैसे, एग्जिस्ट कैसे करता है? अगर झूठ होता, मतलब एग्जिस्ट तो करता है पर वो झूठ है, यानी गलत। उसको हम झूठ, एक तो झूठ और गलत में क्या फर्क है, यही चीजें हमें कंफ्यूजन में डाल देती हैं कि ये झूठ क्या है और गलत क्या है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी वर्ड को समझो। अगर सत्य को समझोगे तो असत्य दिखाई देगा, और अगर आप असत्य को समझोगे तो आपको टेक्नोलॉजी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। और टेक्नोलॉजी ये प्रूव कर देती है हर चीज को इंस्टेंटली। जैसे आपको फीवर है, मान लो बुखार है, तो अगर आप थर्मामीटर लगाओगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कितना बुखार है। शायद 1 मिनट लेगा वो बुखार को रीड करने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि वो इनपुट्स को लेगा, इनपुट को स्टडी करेगा, और उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। दैट इज टेक्नोलॉजी। जैसे ब्लड शुगर की मशीन है, अगर आपको शुगर है तो आप उसमें अपना ब्लड देंगे, ब्लड का सैंपल देंगे, वो उसको एनालाइज करेगा और रिजल्ट दे देगा, जी अभी आपकी करंट ब्लड शुगर की पोजीशन ये है। ठीक है या गलत है से उसको कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी को ठीक और गलत से मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब है ट्रुथ, सत्य, एवर ट्रुथ। और उसको इंटरप्रिटेशन अब कैसे करोगे आप, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी मर्जी है। तो इसलिए माइथोलॉजी जो है
वो उसको माइथोलॉजी कह दिया कि झूठ की एक भाषा, और वो है ठीक है या गलत है ये आप डिसाइड करो। अगर उसमें टेक्नोलॉजी होगी तो डेफिनेटली वो सत्य ही होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी असत्य नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी मिथ्या नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी की इंटरप्रिटेशन मिथ्या हो सकती है, वो गलत हो सकती है। कि मान लो हमारा जो टेम्परेचर आया वो 100 आया, 100, थर्मामीटर ने 100 दिखाया, तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रेफरेंस है, और 100 अगर आया है हमारा टेम्परेचर तो हम नॉर्मल है, जबकि थर्मामीटर कह रहा है कि 98.4 नॉर्मल है, और हम लोग 100 को नॉर्मल मान सकते हैं। तो ये हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन है। थर्मामीटर ने तो दिखा दिया, करंट पोजीशन तो आपकी ये है, अभी आपको 103 का आपका टेम्परेचर है। अब आप इसको जानो कि 103 का मतलब क्या है, ये आप जानो, आप समझो। तो इसका मतलब 98.4 जो है उसको नॉर्मल कहना एक माइथोलॉजी है, वो मिथ है। जरूरी नहीं है कि आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.4 ही हो। जैसे मैं अपनी मिसेज की बात करता हूं, उसका नॉर्मल टेम्परेचर ही 96 रहता है, तो अब वो बीमार थोड़ी है कि अगर 98 उसका दिखा रहा है थर्मामीटर तो इसका मतलब वो बीमार है, उसको फीवर है। लेकिन थर्मामीटर नहीं कहेगा कि उसको फीवर है, थर्मामीटर कहेगा करंट पोजीशन आपकी 98 है। तो अब आप उसको डिसाइड करो कि इंटरप्रिटेशन आपकी प्रॉब्लम है। तो 98.4 को नॉर्मल मानना एक मूर्खता वाली बात है, वो माइथोलॉजी है, मिथ है। 98.4 इज ए मिथ, इट इज नॉट ए टेक्नोलॉजी। हाउ डू यू इंटरप्रेट 98.4 इज योर प्रॉब्लम, सो दैट बिकम्स माइथोलॉजी। सो वी शुड गो फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी टू अंडरस्टैंड माइथोलॉजी। अगर हम उस पर चलेंगे तो हमें बहुत ही इतने बढ़िया वो मिलेंगे रिजल्ट्स कि आप सोच नहीं सकते। यहां पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इसका, क्या कहते हैं, महाकुंभ। अभी महाकुंभ का पूर्णाहुति हुई है शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को महाकुंभ की पूर्णाहुति हुई है। कुंभ हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। 12 साल के बाद मनाया जाता है का मतलब 12 क्या है? अब लोगों ने कहा 12 साल के बाद ये क्यों मनाते हो इसको, आप रोज क्यों नहीं मना लेते हो, हर दूसरे दिन क्यों नहीं मना लेते हो? और अब की बार का तो कुंभ जो था वो स्पेशल था, 12 साल के बाद तो कुंभ आता है, और ये महाकुंभ था, यानी 12 कुंभ पूरे होते हैं तो महाकुंभ आता है। 12 कुंभ पूरे हुए, 12-12 साल के बाद एक बार आया, यानी ये 13वां कुंभ है, और महाकुंभ हुआ है। महाकुंभ कितने हो चुके हैं मुझे नहीं मालूम, हर 144 इयर्स के बाद आता है 13वां कुंभ। 13वां कुंभ महाकुंभ कहलाता है, और 13 की बहुत इंपॉर्टेंस है। 13 जो नंबर है या 13 शब्द जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। 13 शब्द की इंपॉर्टेंस बताई गुरु नानक जी ने, कि वो कहते हैं कि जब वो 13 करते हुए उन्होंने सारा राशन बांट दिया दुकान का और घर आ गए, और जब घर वालों ने कहा कि हमने सुना है कि तूने सारा राशन फ्री बांट दिया, तो कहते नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, जिसका जो था उसको वो दे दिया। वो 13 करके देते रहे, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, और लोग ले जाते गए। लेकिन जब लोग उसको खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, उसको समझने के लिए कि ये क्या कह रहा है, इसने सारा राशन फ्री बांट दिया है और ये कह रहे हैं नहीं आपका सामान तो आपके घर में पड़ा है, कैसे हो सकता है? और जब वो लोग गोडाउन में पहुंचे, गोडाउन में, तो वो सारा सामान पड़ा था वहां पर, कुछ भी नहीं बचा था उससे, और सबके घर में भी पहुंच गया। तो गुरु नानक जी की कैपेबिलिटी देखो आप। यहां पर अब आपको जोड़ना पड़ेगा अक्षय पात्र। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र दिया था कृष्ण ने, उसका क्या वो था कि वो एक बार में जितने भी लोगों का खाना बनाना चाहे बना सकता था, जितने भी लोगों का, चाहे 10 लोग हो तो, और 10 लाख लोग हो तो गुरु नानक जी ने उस अक्षय पात्र को प्रूव किया। पर क्या ये बात कोई समझ पाया? क्यों नहीं समझ पाया?
क्योंकि टेक्नोलॉजी तो महाभारत की थी और महाभारत को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, महाभारत को लोग माइथोलॉजी कहते हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ते नहीं है उसको। जैसे ही आप महाभारत को टेक्नोलॉजी से जोड़ना शुरू करोगे तो आपको दिखाई देगा कि अरे रामायण काल में राम जी ने क्या टेक्नोलॉजी दी थी, निष्ठा चक्र का ज्ञान कराया उन्होंने, महाभारत में न्याय का ज्ञान कराया उन्होंने कृष्ण ने, कि न्याय व्यवस्था क्या होती है। फिर उन्होंने जो है एक कॉन्सेप्ट चल रहा था जिसको भारतीय संस्कृति से बहुत जोड़ा जाता है और उसको भी माइथोलॉजी कहा जाता है। और एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी के एंगल से देखोगे तो वो था EHOT, एंटायर ह्यूमन वन टीम, और ये टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट था। लेकिन माइथोलॉजी के कॉन्सेप्ट में ये बन गया वसुधैव कुटुंबकम। और क्योंकि माइथोलॉजी की बात करते थे हम लोग, तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करी हमने, और वासुदेव कुटुंबकम को तोड़ने के लिए बाकी सारी दुनिया लग गई। तो महाभारत को माइथोलॉजी कह दिया, रामायण को माइथोलॉजी कह दिया। तुलसीदास जी ने रामायण को रिवाइव किया, कब? 600 साल पहले, 500-600 साल पहले। और साइंस नाम का जो टॉपिक आया, सब्जेक्ट आया, वो आया 400 साल पहले। 400 साल से पहले साइंस एग्जिस्ट नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी। महाभारत सिर्फ टेक्नोलॉजी थी वहां पर, और कुछ नहीं था। धर्म कुछ नहीं, धर्म रिलीजन कुछ नहीं था, सिर्फ टेक्नोलॉजी थी। और कैसे कैसे हथियार थे आप देख सकते हो। महाभारत का कोई भी सीरियल उठा करके देख लो आप, तो उसमें आपको उन सब हथियारों की जानकारी मिल जाएगी जो आज की तारीख में लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो, तो आज से 15 साल पहले चले जाओ आप, सिर्फ नहीं 15 भी नहीं, 12 साल पहले, 2014 और अब अगर चल रहा है क्या 2025, तो 14 और 25 का मतलब 11 साल हो गए ना। तो अब 11 साल से पहले चले जाओ, तो डेवलपमेंट में क्या था? एक मिसाइल बनी हुई थी, उसी मिसाइल के बहुत सारे वेरिएशन बन रहे थे। तब तक भारत रेस में नहीं था। आप समझ रहे हो कि 2012 से पहले टेक्नोलॉजी के रेस में भारत नहीं था। भारत रेस में आया 2014 से। और आज देख लो भारत की पोजीशन क्या है। और उससे पहले 500 साल पहले के जो हथियार थे और जो 12 वर्ष पहले के हथियार थे, उनमें आप कंपेयर कर लो, कोई खास डिफरेंस मिलेगा ही नहीं आपको। पिछले 50 साल में जो डेवलपमेंट हुई है, क्या वो पिछले उसमें हुई 500-400 साल में? नहीं हुई। क्योंकि रामायण में जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, तो उस रामायण में उन्होंने विज्ञान दिया था रामायण का, लेकिन क्योंकि उसको माइथोलॉजी की कैटेगरी में डाल दिया तो किसी की समझ में आया नहीं। कहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या हो और रामायण का, आप रामायण की किताब को लेकर के श्रद्धा से बैठ जाओ और उसका कोई भी पेज खोल लो अपने मन से। जिसको प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वो रामायण को समझ सके। तो अगर वो रामायण को खोलता है ब्लाइंडली, कोई भी एक पेज खोल लेता है, कोई ऐसे किताब को खोलता है और कोई पेज खुला, उस पेज के दोहे में, उस पेज में 2, 4, 5 दोहे होंगे, उनमें उसकी समस्या का समाधान डेफिनेटली मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ये थी तुलसीदास जी के रामायण की टेक्नोलॉजी। पर क्या कोई समझ पाया इस बात को? कहते बहुत हैं, बहुत सारे पंडितों ने टेस्ट किया इसको, बहुत सारे पंडित लोग कहते हैं, जो रामायण कथा करवाने वाले हैं वो इस बात को कहते हैं, सभी कहते हैं। पर क्योंकि वो माइथोलॉजी से जोड़ते हैं तो उसमें उनको टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आई। अब हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ करके और राम सीता के दर्शन करवाए, तो लोगों ने
इसको माइथोलॉजी से जोड़ दिया। बताओ, इतनी परफेक्ट टेक्नोलॉजी है और उसको माइथोलॉजी से जोड़ दिया। सिंसियो योग एक योग की प्रक्रिया है, योग का एक सिस्टम है जिसको कहते हैं सिंसियो योग, और एक प्रक्रिया है निष्ठा योग। ये दो सिस्टम है योग के। अगर आप इन योग के सिस्टम्स की प्रैक्टिस करते हो तो आपका निष्ठा चक्र जागृत हो जाएगा। हनुमान जी का निष्ठा चक्र जागृत था, इसीलिए वो अपनी छाती को खोल पाए। उन्होंने छाती फाड़ी नहीं थी, उन्होंने उसके बाद की थी। एक होती है ऐशो की, अगर आपने सुना हो, एक की है उसका नाम है ऐशो की। वो हनुमान जी की गदा के अंदर छुपी हुई है। अगर आप कहीं पर देखोगे कुच्छल कपीश की गदा देखो आप, तो उसकी फोटो देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगी वो ऐशो, छुपी हुई ऐशो की। वो की एक टेक्नोलॉजी है, वो चाबी जो है वो दरवाजा खोल देती है, जिससे आप जब आपकी निष्ठा जागृत हो चुकी होती है हनुमान जी जैसी, वो चाबी हनुमान जी के पास थी और वो चाबी गदा में छुपी हुई है। आपको पता है हनुमान जी की गदा भीम भी नहीं उठा पाए थे। क्यों? क्योंकि उसमें वो चाबी छुपी हुई थी। वो चाबी से आप अपनी निष्ठा अगर जागृत आपकी हो रही है, निष्ठा जागृत का मतलब समझना होगा। यहां पर टेक्नोलॉजी के एंगल से बात कर रहा हूं मैं कि राम राम, हम जब बात करते हैं ना, किसी को संबोधन करते हैं तो कहते हैं राम राम। कोई मिलता है तो उसको हम राम राम कह करके शुरुआत करते हैं बातचीत करने की। तो राम राम ही क्यों कहते हैं, राम क्यों नहीं कहते, या जय श्री राम कहते हैं, या जय राम जी की कहते हैं। अकेले राम ने कभी नहीं बोलते हैं। राम राम एक, राम राम दो, 108 की जो माला करते हैं तो वो भी राम राम एक होता है। इसका मतलब समझे आप, राम जो है वो राम रसायन मेरे पासा, वो हनुमान चालीसा में आता है ना कि राम रसायन मेरे पासा, तो उसमें हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो आपकी बॉडी के सेल्स है, इनके जो जोड़ने की जो जुड़ते हैं, ये सेल जुड़े होते हैं ना आपस में, तो ये जोड़ने के लिए जो रसायन है वो है राम रसायन। और वो जिसके पास होगा वो अपनी छाती को ऐसे आराम से खोल सकता है। वो चाबी मिल जाएगी उसको, वो की मिल जाएगी ऐशो की, उससे वो अपनी सेल्स को डिस्कनेक्ट कर सकता है। तो जैसे वो सेल की वो डिस्कनेक्ट होंगे, खुल जाएगी। ये ऑपरेशन के लिए आप सर्जरी में क्या करते हैं लोग, सर्जरी में काटते हैं तो वो सेल कट जाते हैं। वो इसीलिए वो हीलिंग में बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि वो सेल जब तक मरेंगे नहीं, कटे हैं, उनको वापस जोड़ दिया, सी दिया, सिलाई कर दी उनकी, पर वो जागृत नहीं हुए। उनको जागृत होने में बहुत टाइम लगता है, रिप्लेस होने में बहुत टाइम लगता है। तो उतना ही टाइम लगता है जितना आपको रिकवरी में लगता है। एक ऑपरेशन के बाद जब आप रिकवर करते हैं, इसको आप इस तरीके समझें कि जब आप सर्जरी पर जाते हो और रिकवरी में आपको जितना टाइम लगता है, उस रिकवरी टाइम को आप समझ सकते हो कि उतना टाइम लगा वो सेल रिप्लेस होने में जो कट गए थे। लेकिन अगर आप सेल्स की डिसएसोसिएशन करते हो, ये ना एक कमाल का सिस्टम है सेट थ्योरी, जो ये मैथमेटिक्स में आता है, सेट थ्योरी, जिसके ऊपर आपकी पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड है। डिजिटल टेक्नोलॉजी 0 and 1 बाइनरी सिस्टम। तो उसके अंदर एसोसिएशन, डिसएसोसिएशन और ऐसे योग और नियोग के बहुत सारे सिस्टम है बताए गए हैं। सेट थ्योरी से आपको समझ आ सकते हैं मैथमेटिक्स से। तो जब आप ऐशो की यूज करके अपनी बॉडी को खोलते हो तो वो सेल्स को डिस्कनेक्ट कर देती है, डिसजॉइंट कर देती है, और फिर आपको जो कुछ कर रहा है उसको ठीक कर लो और वापस चाबी घुमा दो तो वो ठीक हो जाएगी। जैसे आप तिजोरी खोलते हैं चाबी से और उसमें से जो निकालना होता है निकाल लेते हैं, रखना होता है रख देते हैं और वापस बंद कर देते हैं। तो ऐशो की एग्जैक्टली आपके सेल्स को ज्वाइन और डिसज्वाइन करने के काम आती है।
तो ये टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी है। तो इसके ऊपर हम लोग आगे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि आज कृष्णिष्ट दिवस है। 28 फरवरी को कृष्णिष्ट दिवस। कृष्णिष्ट कौन थे? कृष्ण ईष्ट थे, कृष्ण के ईष्ट। कृष्ण जब विराट रूप लेते थे, अब विराट रूप का मतलब यहां पर आपको समझना होगा कि जब टेक्नोलॉजी आप समझेंगे विराट रूप की, तो वो अपने सेल के साइज को, अभी सेल आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, और वो अपने सेल को माइक्रो से मेगा में अपग्रेड कर देते थे, इतना एक्सपेंड कर देते थे। वो कहते हैं ना, विस्तार करो, अपने विचारों का विस्तार करो। तो उसके लिए आपको राम रसायन चाहिए ही चाहिए। जब आपके पास राम रसायन होगा तो आपके ज्वाइंट टूटेंगे नहीं। राम रसायन से जुड़े होंगे आपके ज्वाइंट, तो वो टूटेंगे नहीं। तो आप माइक्रो से मेगा लेवल तक पहुंच सकते हो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। बस चाबी घुमानी है, सिर्फ चाबी घुमानी है, तो आपके सेल का साइज जो भी माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है वो मेगा लेवल पे चला जाएगा। और माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, और मेगा का मतलब है 10 टू द पावर +6, यानी मिलियन टाइम्स, मल्टी मिलियन टाइम्स एक्सपैंड हो जाएगा एक सेल। ईच इंडिविजुअल सेल विल एक्सपैंड टू मल्टी मिलियन, मिलियन इंटू मिलियन, दैट कम्स टू टेरा, यानी ऑप्टिकल रेंज। तो वो दिखेंगे भी आपको, और विराट इतने हो जाएंगे कि बस आप सोच सकते हो। उसकी चमक, राम रसायन के कारण उनकी चमक ऐसी हो जाएगी, जो सूर्य की, जो दिन में सूर्य का होता है ना रोशनी, जो दिन में एकदम सूरज चमक रहा है दिन में 12 बजे के आसपास, उससे कम से कम सहस्र गुना, यानी 1000 गुना ज्यादा चमक हो जाएगी आपकी शरीर में। 1000 गुना ज्यादा। एक चमकते हुए सूर्य की जो रोशनी है, जो चमक है, उससे 1000 गुना ज्यादा हो जाएगी जब आप इस लेवल पर पहुंचेंगे, माइक्रो से नॉर्मल लेवल और नॉर्मल से मेगा लेवल। तो ये है टेक्नोलॉजी, और ये कुंभ में रिफ्लेक्ट हुई। महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये सारा का सारा शुक्र का कमाल है। शुक्र, आपके सेल जो बनते हैं वो शुक्र से बनते हैं, और जो सेल जुड़ते हैं वो राम रसायन से जुड़ते हैं, वो भी शुक्र का ही एक फॉर्म है। और शुक्र का एक्सपेंशन कितना हो सकता है? माइक्रो से मेगा। तो जहां पहले 1 या 2 लोग ही स्नान कर पाते थे, वहां पर 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। कैन यू इमेजिन? तो ये है विराट रूप। भारत ने अब विराट रूप लेना शुरू कर दिया है। वो कब से शुरू हुआ है? जब से कॉन्जेनियल सिविलाइजेशन आई है। कब से आई है? 1 जनवरी। 1 जनवरी से आ गई थी, और जो मकर संक्रांति से डिक्लेयर करी गई है, अनाउंस की गई है, जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। और एंटायर ह्यूमन वन टीम, जिसका कॉन्सेप्ट तो अनाउंस कर दिया गया था पिछले साल ही। यूएन का कोई प्रोग्राम था, रियल लाइफ हीरो अवार्ड, उसमें अनाउंस किया गया था एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, और महाकुंभ में वो दिखाई दे गई है। तो टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते जीवन में। अपनी हर इच्छा को आप टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। जी जी।
अश्विनी जी जो आपने बातें बताई हैं ये सुनने में बहुत यूनिक है। हम मनुष्य होकर क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। हमें हमारी हिस्ट्री के माध्यम से बताया गया है, गीता, रामायण। यदि हम स्टडी करें तो मनुष्य ने होकर ही क्या कुछ कोई पर्सन कर पाया है, ये हम पढ़ते तो हैं। लेकिन आज के इस जमाने में, आज के इस युग में जो भी कुछ हमारे पास अवेलेबल है, इसमें ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके बारे में आप बता रहे हैं हमें, बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी। तो ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर डिस्कशन डेफिनेटली हम करते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण दिवस की शुभकामनाएं आपको और व्यूअर्स को। अश्विनी जी, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चरण प्रणाम। प्रणाम। जय कृष्ण। जय जय कृष्ण। प्रणाम जी। जी प्रणाम।